हेलो माय डियर CFA बडीज़। आज हम लोग रेट एंड रिटर्न का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न के बारे में ऊपर ऊपर से एक ग्लिम्स दिया था। बहुत ही अंदर हम घुस के चले थे डिफ़ॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क की। और आज हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न को फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं, है ना। इन CFA रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट ने आपको कितना परसेंटेज रिटर्न दिया ओवर अ पीरियड। दिस इज योर कोच फॉर द CFA जर्नी, दैट इज CA नैया सचदेवा। अगर आपको कोई भी चीज़ में कभी भी डाउट फील होता है तो आप मुझे कॉन्सेप्ट के साथ बता के चलिए। आई विल ट्राई 100% टू मेक वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट टू, बट आपको उसके लिए बताना पड़ेगा, मुझे मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। जंप इन टू दिस। मैंने आपको क्या बोला कि CFA में रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न करके दिया ओवर अ पीरियड। ओके, तो होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड होती है टोटल रिटर्न। सो व्हाट इज होल्डिंग पीरियड? होल्डिंग पीरियड इज द टोटल रिटर्न, ठीक है, ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। सो अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ओके, तो इसका होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला होता है, आप इसको काट दीजिए, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का होता है P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड अपॉन P0, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, नीचे यहाँ पे P0 आना चाहिए था। ओके, मैंने आपको अभी क्या बताया, द P0 इज नथिंग बट द परचेज प्राइस इन द बिगिनिंग। ये बिल्कुल बिगिनिंग वाला है, ठीक है। और P1 क्या है? लास्ट पे वैल्यू, सेलिंग। P1 कैन बी अ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब लास्ट पे इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू बच गई, है ना। प्लस एनी डिविडेंड यू रिसीव, दैट्स वाई मैंने बोला टोटल रिटर्न। स्टॉक एट मैं अपनी एग्जांपल में हमेशा अशोक लीलैंड या फिर टाटा मोटर्स का एक, आपने टाटा मोटर्स को बाय किया एट 115 और एट बाइंग प्राइस इज 100 लगा के चलते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन से को इजी करने के लिए। बाइंग प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है एट द एंड, साल के एंड पे वैल्यू हो गई 115, 5 माइनस 100, और आपको डिविडेंड मिला था बाय क्या करोगे? बिगिनिंग वाला प्राइस। सो यू कैलकुलेट 115 माइनस 100 वुड बी 5, 15, 15 plus 5 is 20, 20 upon 100 is 20 percentage. So you got the total return as 120 percentage, that is holding period return। आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया एंड उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए ऊपर आपको कितने परसेंट रिटर्न मिली है? 20% रिटर्न मिली है, ठीक है। तो रिटर्न के ना दो पार्ट, रिटर्न के क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है, इसको लिखवा देती हूँ, ठीक है। पांच होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन यील्ड और दूसरा होता है इनकम यील्ड। कैपिटल गेन का क्या मतलब है? कैपिटल गेन होती है, मैम आपने पुराने लेक्चर में भी बताया था कि लास्ट वाला प्राइस माइनस पहले वाला प्राइस। लास्ट वाला प्राइस मतलब P1 माइनस P0 अपॉन P0, बिल्कुल। और इनकम का मतलब मैम डिविडेंड ही होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में तो हमारा P0 ही है, तो डिविडेंड अपॉन P0। सो माय कैपिटल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कैपिटल गेन कितना हुआ, 15 माइनस 100 अपॉन 100, तो 15% मेरा कैपिटल गेन हुआ। और डिविडेंड कितना मिला था मुझे? 5 अपॉन P0 कितना था? 100, 5% मुझे डिविडेंड यील्ड हुआ। टोटल कैपिटल गेन यील्ड प्लस इन डिविडेंड यील्ड, टोटल रिटर्न कितनी मिली? 20। आपको आंसर भी क्या कर दिया? वेरीफाई,
ठीक है, करेक्ट है। इसको हम आएंगे अभी थोड़ी देर में ही, इसकी चर्चा पे आएंगे, अभी इसको होल्ड करके रखना, ठीक है। नहीं है जो आपकी मैम आपको छुड़वा के चले, सो प्लीज अपना पेशेंस जो है बढ़ा के रखें। एवरेज रिटर्न के ऊपर। सो एवरेज क्या होता है, हम 3 साल का या फिर हमने एक स्टॉक को 3 साल के लिए रखा, हमें ऑन एन एवरेज पहले साल रिटर्न मिलती है, दूसरे साल रिटर्न मिलती है, तीसरे साल रिटर्न मिलती है, हमने उस डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 साल रखा तो के साथ, ठीक है। सो ये बेसिकली करते हैं जब हम सिंगल पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और कंपाउंडिंग एवरेज रिटर्न में इग्नोर हो जाती है। इन एवरेज रिटर्न जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखो बस, इन एवरेज रिटर्न कंपाउंडिंग इज इग्नोर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वन दिस इज द फॉर्मूला। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। सो सीएफए का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर ही चलता है। सो ये पीरियड्स के लिए यूज होता है, तो यूज्ड फॉर मल्टी पीरियड, और क्योंकि एवरेज में कंपाउंडिंग इग्नोर होती है और सीएफए मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग को महत्व दिया जाता है, और कंपाउंडेड रिटर्न होती है। अभी मैं कंपाउंडिंग का मतलब भी समझाऊंगी, डोंट वरी, मैंने आपको बोला है मैं आपका लेक्चर बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके आई हूँ, ठीक है। मतलब इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी कि आपको अब दोबारा कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। परफेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हम कैसे निकालते आते हैं, आर जी इज नथिंग बट द रिटर्न ऑफ फ्रॉम द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। 1+R1, 1+R2, 1+ एंड सो और ऑन चलता रहता है, 1+RT, R3 टेल टेल टेल, ठीक है। सो एग्जाम्पल, मेरे को पहले साल 10% रिटर्न मिली, दूसरे साल मेरे को 20% रिटर्न मिली, तीसरे साल -10% मिली। तो पहले साल मतलब 1+1.10, दूसरे साल मतलब 1.20, तीसरे साल मतलब 1 - 10, तो वो कितना हो जाएगा 0.90। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मीन में, व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाई। सो मेरे साथ करो ज्योमेट्रिक मीन, पहले साल की रिटर्न 1.1, दूसरे साल की रिटर्न 1.2, तीसरे साल की रिटर्न 0.90। सो 1.19 आया है ना, 1.188 समथिंग होगा, तो क्योंकि मैंने अपने कैलकुलेटर में राउंड ऑफ लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 1.19, ठीक है। सो बट आप 3 डिजिट्स लेके चलना, परफेक्ट। अब मैंने इसको क्या करना है, मेरे को तो टाइम लिखना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं अंडर द रूट 1/3 करूँगी, क्योंकि कितने साल की रिटर्न है ये, 3 सालों की रिटर्न है। सो व्हाट आई कैन डू इज 1.188 1/3 -1। सो इट विल अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बताया हुआ है ना कैलकुलेटर में क्या करते हैं, y⁻x यूज़ करके चलना है। सो आपने -1 × 100 करोगे, सो यू आर गेटिंग द रिटर्न एज 5.9 अप्रॉक्सीमेटली, यस, है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो लेस देन अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक इज ऑलवेज लेस देन द अरिथमेटिक मीन। अब मैं इसका भी रिलेशनशिप तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, रुकना है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मनी वेटेड एंड टाइम वेटेड रिटर्न, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ में आपको ना एक और एक्सप्लेन करूंगी टर्म, मनी वेटेड, टाइम वेटेड, एनुअलाइज्ड एंड द नॉमिनल एंड द ग्रॉस रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा अभी टॉपिक जो है वो पड़ा हुआ है, बट अभी आप एक कंक्लूजन यहाँ पे एंड पे ड्रॉ करके चलो, अपनी बुक पे लिख के चलो। अगर सिंगल पीरियड है तो हम क्या निकालते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर सिंगल पीरियड है तो हम क्या निकालेंगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न।
अगर एवरेज रिटर्न है और कंपाउंडिंग, नो कंपाउंडिंग इज देयर, वेट, एवरेज रिटर्न है जिसमें नो कंपाउंडिंग इज देयर, तो आप यूज करोगे अरिथमेटिक मीन। सब एक्सप्लेन करूंगी, बस आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर मल्टी ईयर कंपाउंडिंग है, मल्टी ईयर कंपाउंडिंग है, तो आप लगाओगे ज्योमेट्रिक मीन। अगर इन्वेस्टर का कैश फ्लो इफेक्ट होता है तो आप लगाओगे मनी वेटेड, ठीक है। अगर मैनेजर की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप क्या लगाओगे, टाइम वेटेड, तो आप क्या लगाओगे, टाइम वेटेड। अभी मैंने आपको क्या बताया कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको क्या बता के चलता है। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसको पहले आप नोट कर लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताता है कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गेन दैट इज P1 माइनस P0 अपॉन P0 एंड देन वी हैव, अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न वुड बी सेम। P1 लास्ट में प्राइस कितना था, सपोजली 115 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल, ठीक है। तो विदाउट डिविडेंड हो जाएगा। अगर डिविडेंड आता है, डिविडेंड कंपनी पे करती है, देन द फॉर्मूला बिकम्स P1 माइनस P0 प्लस D अपॉन P0, ठीक है। समझ लग गया, ठीक है, डन। सो अगर डिविडेंड कंपनी पे करती है तो उसमें कैपिटल गेन यील्ड भी होती है, इनकम यील्ड भी होती है, इनकम यील्ड को हम डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं। सो मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे ही लिख के चलो, लिखो रिटर्न ओवर multiple periods reflect compounding. So reflect compounding, अगर supposedly सपोज करो 3 साल मैंने ये रिटर्न अर्न करी, फर्स्ट ईयर मैंने करा 10%, दूसरे साल मैंने किया 20%, तीसरे साल माइनस 10%, ठीक है। सो हम यहाँ पे इन रिटर्न्स को एवरेज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने मल्टीपल टर्म्स में पहले साल रिटर्न कितनी कमाई 10%, दूसरे साल तो रिटर्न बढ़ गई ना, तीसरे साल क्या हो रही है, कम हो गई है ना। तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, हम इसे करके चलेंगे वी कंपाउंड। हम क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे। तो कंपाउंड कैसे करते हैं, 1 प्लस R1, 1 प्लस रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर, 1 प्लस रिटर्न ऑफ थर्ड ईयर। अब 1 प्लस रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इज 0.10, 1 प्लस रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर इज 0.20, 1 नेगेटिव है ना तो इसीलिए माइनस का साइन हो गया, 1 माइनस 0.0। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.90, वही वाला पुराने वाली चीज कंटिन्यू हो गई है ना। सो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.90, आर यू गेटिंग, 1.188 माइनस 1 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यू विल गेट 18.8%, है ना। यस यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, 3 साल की रिटर्न है, ये 3 साल की टोटल रिटर्न है, टोटल रिटर्न है ये 3 साल की,
ठीक है, अब हमें ऐड क्या करना है, ठीक है, हमने हमने ऐड क्यों नहीं किया, वाई आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने इन तीनों सालों को रिटर्न क्यों नहीं किया, हमने 10 + 20 - 10 क्यों नहीं किया, 10, तो हमारा एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है, एवरेज रिटर्न तो आ रहा है 20%, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा कुछ और रिटर्न आएगा, क्योंकि देखो आफ्टर 1 ईयर योर बेस इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने 100 से स्टार्ट किया, ठीक है, आफ्टर 10% आफ्टर 1 ईयर आपको रिटर्न कितना मिला, 10%, नाउ योर मनी बिकम्स 100 + 10%, 110, और सेकेंड ईयर रिटर्न कितनी मिली है आपको, 20%, तो 110 + 20% करोगे तो 132 बनता है, आफ्टर थर्ड ईयर 10% कम हो गया, सो 132 - 10% करोगे तो आपका 118.8% बनता है, सो इसीलिए आपका आंसर जो है वो 18.8% है, ना कि 20%। क्लियर है, बट यही अगर हम एवरेज करते तो 20 डिवाइडेड बाई 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट कुड बी 6.67%, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए होता है, ठीक है, सिंगल पीरियड एस्टिमेट। सो एवरेज इज नॉट यूज्ड फॉर द वेल्थ के लिए, नॉट यूज्ड फॉर द वेल्थ ग्रोथ, नॉट यूज फॉर द वेल्थ ग्रोथ। तो अगर एग्जाम में आए तो कैसे करोगे, अगर 1 पीरियड है तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो कंपाउंड करोगे, कंपाउंड करने का बेसिक तरीका है कि ज्योमेट्री कर दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर बात कर रहे हैं तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करोगे तो अरिथमेटिक मीन जाएगा, अगर आप एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करोगे देन देयर विल बी होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। सो रिटर्न को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखो, सिंगल ईयर में परसेंटेज ऐड होता है, और अगर मल्टीपल ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न आती है तो रिटर्न्स मल्टीप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। परफेक्ट, ठीक है, ओके। सो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है मैम, एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दे, वैसे तो बहुत बेसिक टर्म है बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। व्हाट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होती है आपका पैसा और पैसा कमा रहा है, रिटर्न अर्न्स रिटर्न। हमने देखा ना म्यूचुअल फंड में बोलते पैसा डबल हो जाता है, पैसा 100% हो जाता है, पैसा 1000% हो जाता है ना, डबल डबल हो जाता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, हमने पैसा लगा दिया, अब हमारा पैसा आगे पैसा कमा रहा है। सो इट इज द प्रोसेस व्हेन यू अर्न रिटर्न नॉट ओनली ऑन योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो ऑन द रिटर्न ऑलरेडी अर्नड। जैसे कि क्या, आपने 100 10%, तो 100 आपने निकाला तो कितना आया 10। सो वैल्यू एट एंड क्या आ गया, वैल्यू एट एंड होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की 100 रुपया आपने लगाया था प्लस 10 रुपया जुड़ गया, 110 आपके वैल्यू एट द एंड हो गई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में आपको इंटरेस्ट, अगर आप पहले साल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता तो वो 10 रुपये ही मिलता, पर नहीं, अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है 110, अब आपको 110 के हिसाब से 10% मिलेंगे, तो अब आपने इंटरेस्ट 10 रुपये नहीं अर्न किया, अब आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया 11 रुपीज़, मतलब आपके इंटरेस्ट ने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। दैट इज मीनिंग कि रिटर्न अर्न्स रिटर्न। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 110 रुपये, तो हमारे पास स्टार्ट में था 11 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया 121। नाउ हमारा सेकेंड ईयर में रिटर्न 10 के बजाय 11 रुपये हुआ, पहला चेंज, क्योंकि बेस अमाउंट चेंज हो गई, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा ₹1 विच इज अर्नड इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन रिटर्न। तो ये 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा कैसे मिला है, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है, ठीक है। अब मेरे को अगले साल मेरे को 121 के ऊपर 10% मिलेगा, तो मेरे को 12.1 रुपीज़ मिल गए। तो इसका मतलब है मेरे 100 रुपये ने इंटरेस्ट कितना कमाया 10%, बट मेरे इंटरेस्ट की वजह से भी मुझे उतना ही क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग, एक फॉर्मूला होता है दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट रेज़ टू पावर n,
ठीक है। सो इट अगर तो की बहुत इम्पोर्टेंस है इन अवर CFA, क्योंकि जितना हाई रिटर्न होता है उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलता है। परफेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम, वाई ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट्स कंपाउंडिंग, वाई नॉट अरिथमेटिक मीन? ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर बता रही हूँ मैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कंपाउंडिंग। सो बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, हर पीरियड की रिटर्न अप्लाइज टू चेंजिंग का बेस, मतलब बेस चेंज होता है। अभी देखा ना, पहले 100 था, फिर 110 हुआ, फिर 121 हो गया, ऐसे 131 होता रहेगा, आगे आगे से और जुड़ता रहेगा। सो फाइनल वैल्यू कैसे बन रही है? फाइनल वैल्यू बन रही है इनिशियल वैल्यू 1 प्लस R1, फिर R2, फिर R3, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। तो रिटर्न क्या हो रही है? रिटर्न क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, ना कि ऐड हो रही है। रिटर्न्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, ना कि ऐड हो रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में वन कांस्टेंट एनुअल रिटर्न इन ज्योमेट्रिक मीन वेट in geometric mean one constant annual return gives same wealth after compounding. आफ्टर कंपाउंडिंग, तो क्योंकि यहाँ पर सेम वेल्थ आफ्टर कंपाउंडिंग है, दैट्स वाई वी यूज द ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज वाई इट रिप्रेजेंट्स द कंपाउंडिंग। अब अगर हम नंबर्स के साथ देखें तो सपोजिटली पहले साल रिटर्न कितनी थी? 20%, दूसरे साल कितनी है? 20%, 10%, 20%, -10%। अगर हमने 100 से स्टार्ट किया तो पहले साल हमारी वैल्यू हो जाएगी 110, दूसरे साल 110 प्लस 20%, वैल्यू बिकम 132, 132 माइनस 10%, वही पुराना वाला फैक्टर है 1.118.8। टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? टोटल ग्रोथ हुई है 1.188, मतलब 18.8% आ रही है ना, 1.18188, ठीक है। ओके, सो ये कितने सालों के लिए रिटर्न है? ये तो है हमारी 3 सालों के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते थे? ज्योमेट्रिक मीन में वेट, सो व्हाट वी डू ज्योमेट्रिक मीन में हम अंडर रूट करते थे। टाइम कितना है? 3 इयर्स की रिटर्न है, तो 1/3 -1 कर देते थे। तो अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मतलब 1.188 की पावर 1/3 करेंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास रिटर्न इक्वालेंट टू 5.9% रिटर्न आ जाएगी। मीनिंग इफ़ यू अर्न अराउंड 5.9, दैट मीन 6% एवरी ईयर स्टेडली, यू वुड स्टिल रीच, अगर मतलब हर साल तुम 6% भी कमाते रहोगे तो तुम्हारे 3 साल में तुम्हारी रिटर्न कितनी हो जाएगी? तुम 18% के आसपास के कमा लोगे। सो इसमें अगर हम 6 × 3 करते, कितना आता? 6 × 3 12, 18, पर तुम्हें 18% रिटर्न नहीं मिल रही है, तुम्हें कितनी मिल रही है? 18.8%, 0.8% तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंडिंग, ठीक है। सो अगर हम अरिथमेटिक मीन में करते हैं तो अरिथमेटिक मीन में पहले साल की रिटर्न 10, 20 -10 अपॉन 3, सो इट इज़ गिविंग समथिंग लाइक 6.67%। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको कंप्यूट किया था, है ना। तो अगर हम इसको 3 साल के रिटर्न के साथ करें, ये तो हमारे ऑन एन एवरेज ये आ गया ना, तो 1/3 के साथ करें, तो अगर तुम 6.67
को करके चलते हो 3 के साथ, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 1.215। ठीक है, तो फाइनल वेल्थ तुम्हारी कितनी होती, फाइनल वेल्थ होती मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 121.5 तुम्हारी वेल्थ होती 121.5। बट ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है, तुम्हारी वेल्थ कितनी होगी 1.8। कौन क्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन ज़्यादा है। तो मतलब अरिथमेटिक मीन क्या कर देता है, लाइन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक मीन ओवरस्टेट करता है ग्रोथ को, बिकॉज इट इग्नोर्स वोलेटिलिटी ड्रैग। नाउ कम्स द क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम वोलेटिलिटी ड्रैग क्या है। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि वोलेटिलिटी ड्रैग क्या है, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सब बेसिकली अभी क्या समझ के चले हो, तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन तीन कंडीशन में तो यूज़ होगा ही। पहला, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, वेल्थ बढ़ रही है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। थर्ड, ओनली ज्योमेट्रिक मीन प्रिजर्व्स द एक्चुअल एंडिंग वैल्यू। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन टेल्स यू व्हाट हैपेंड ऑन एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज टेल्स यू व्हाट एक्चुअली अमाउंट हैज़ ग्रोन, किस अमाउंट से कितना अमाउंट की ग्रोथ एक्चुअल कितनी हुई थी। तो और अरिथमेटिक मीन ओवर स्टेट करके चलता है, ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में बता के चलता है। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि मुझे इतना तो एक्सपेक्ट चाहिए, बट एक्चुअल में कितना हुआ, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। परफेक्ट। सो जो अरिथमेटिक मीन का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुत ही कॉमनली, बहुत 9th 10th से करते आ रहे हैं बच्चे, दैट इज सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या यही ही होता है, बहुत साल मैंने मैथ्स भी पढ़ाया है। सो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, सो दिस इज द सिंपल एवरेज। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये करना शुरू कर दिया, ये सिंगल पीरियड रिटर्न के लिए बेस्ट है, और ये एक्चुअल वेल्थ ग्रो नहीं बताता है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट, कंपाउंड रेट, बिकॉज इट मल्टीप्लाइज द रिटर्न। 1+r1 मल्टीप्लाई बाय 1+r2 मल्टीप्लाई बाय 1+rt 1 की पावर t -1। सो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन रहने वाला है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ज़्यादा दिखा देता है, ओवरस्टेट कर देता है ग्रोथ को। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 1। एक इन्वेस्टर है जिसने 100 शेयर परचेज किए हैं एट 34.50। तो इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग कितनी आ गई, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग है 100 शेयर लिए हैं 34.50 पे, सो 3450। अब पर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इफ द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल एट द 30.50, उसने बेचे कितने पे, 100 के 100 शेयर भेज दिए एट 30.50, तो 3050 पे उसने बेच दिए आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ऑफ 51.55। ठीक है, तो मतलब एंडिंग वैल्यू कितनी है 3050, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 51.50, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी 34, बिगिनिंग वैल्यू कितनी थी 3450 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू कितनी है 3450, उसके साथ हम डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, देखो कितना आंसर आता है, इट शुड बी मैच्ड विद -10.1%, -10.1%, even though डिविडेंड मिला, ठीक है, बट स्टिल वी गॉट द ओवरऑल लॉस। क्यों, क्योंकि अमाउंट ही कम हो गई ना, क्योंकि क्या कम हो गई, अमाउंट ही हमारी कम हो गई। यस, सो इवन दो डिविडेंड मिला, हमें क्या हुआ है, ओवरऑल लॉस हुआ है, और डिविडेंड ने लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करी है, बट उसको एलिमिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि हमें बहुत सारा कैपिटल गेन लॉस हो गया, क्योंकि हमारी कैपिटल एट द एंड 3050 रह गई, और हमारी जो बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी दैट वाज 3450। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2।
सो एक एनालिस्ट है जिन्होंने ऑब्टेन किया एनुअल रिटर्न्स फॉर मल्टीपल पीरियड ड्यूरिंग द दिस। सो मल्टीपल पीरियड्स मल्टीपल पीरियड्स मल्टीपल पीरियड्स, ठीक है। पहले साल रिटर्न हुई 14% माइनस 10% माइनस 2%, तो मतलब पहले साल तो हो गया 14%, दूसरे साल क्या हो गया 1 माइनस 10.10 0.2, तो 1.14 इन द बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय, अगर हमारा कम हुआ है तो 0.90 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.02 का मतलब क्या है 0.98, लास्ट में हमें क्या करना है -1 करके चलना है। सो 1.14 मल्टीप्लाई बाय 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.98 -1 कर देंगे, तो हमारे पास 1.414 को मल्टीप्लाई करो विद द 0.90, फिर उसके बाद 0.98 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद -1 करो, -1 इंटू 100, क्या आपको 0.55% रिटर्न मिल रही है? द आंसर इज येस। सो 3 ईयर की टोटल रिटर्न क्या है 0.55% मिल रही है। क्या ये पॉजिटिव में है? द आंसर इज येस, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल गया है ना, इवन दो पहले साल 14% मिला, अगले साल हमारे 10% ही कम हो गया, 2% कम हो गया, स्टिल वी गॉट द टोटल रिटर्न ऑफ 0.55, ठीक है। सो बिकॉज और ऑब्वियसली हमें क्यों 0.55 बहुत कम रिटर्न मिली है, क्योंकि दूसरे ही साल हमारा लॉस हुआ, हमारा नेगेटिव रिटर्न्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया कंपाउंडिंग को, और इसको भी बोलते हैं वोलेटिलिटी ड्रैग। अभी मैं बताऊंगी वोलेटिलिटी ड्रैग क्या होता है, ठीक है। सो 14% ने कवर नहीं कर पाया अगले साल के 10% के लॉस को, लॉस ज़्यादा, अगर मार्केट डूबती है तो बहुत ज़्यादा ही डूब जाती है, और अगर बढ़ती है तो इतना नहीं बढ़ती है। लॉस हमेशा हर्ट करते हैं ज़्यादा, जितना कोई और हर्ट नहीं कर सकता है, मेरे को लगता है उससे ही ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग आपका ग्रीन पोर्टफोलियो ही होता है। यूजुअली ग्रीन फ्लैग्स को ढूंढना इतना इजी नहीं होता है, सिमिलरली ग्रीन पोर्टफोलियो को भी ढूंढना इतना इजी नहीं होता है। सो इट टेक्स टाइम, विद द राइट टाइम, विद द राइट एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन की तरफ जाता है, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपका ऊपर नीचे वोलेटिलिटी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या हुआ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हम एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय स्टार्ट को डिवाइड करके चलते हैं। मल्टी पीरियड रिटर्न में हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं 1 प्लस रेट के ओके। सो वेल्थ जो होती है हमारी हमेशा मल्टीप्लिसिट रेट पे होती है। मल्टी पीरियड रिटर्न्स को हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं, ना कि हम एवरेज करते हैं। मैंने बहुत सी बार ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अभी हमारा टॉपिक रहता है, बट उससे पहले मैं आपको बहुत बारी मैंने बोल दिया कि वोलेटिलिटी ड्रैग्स है ना, वोलेटिलिटी ड्रैग वो क्या होती है, वोलेटिलिटी ड्रैग क्या होती है? क्या इसको मैम चाय के साथ खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसको चाय के साथ नहीं खाते हैं, इसको डीप अंडरस्टैंडिंग लेके खाते हैं, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिटर्न्स फ्लक्चुएट करती हैं, जैसे अभी देखा 10%, 20%, 14%, 10%, 2% ऊपर नीचे हो रही थी है ना, रिटर्न्स क्या हो रही है एक्चुअल में फ्लक्चुएट करती हैं। कभी हमें 20% का मुनाफा होता है, कभी हमें 10% का होता है, कभी हमें 2% का होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन और लो होना शुरू हो जाता है अरिथमेटिक मीन से, क्योंकि अरिथमेटिक मीन तो ऑब्वियसली ओवरस्टेट होके ही चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि लॉसेस हर्ट मोर देन द गेन्स हेल्प, है ना। इतना तो गेन नहीं होते हैं, मतलब परफेक्ट ट्रेडर आप यूट्यूब पे भी इवन बहुत सारे होंगे, वो भी बता रहे होंगे कि कोई भी परफेक्ट ट्रेडर नहीं होता। अगर उसने 100 ट्रेड किए हैं तो उसमें से उसके 60 ट्रेड हो सकते हैं कि सही हो, 40 ट्रेड उसके भी नेगेटिव में गए होंगे। So if you lose around 50%, you don't need plus 50% to recover, you need 100% to recover. So example, अगर आपने स्टार्ट किया 100 से,
है ना। आपने लूज़ किया 50%, तो लूज़ किया 50% मतलब 100 का अब कितना बच गया, आपके पास 50 ही बचा। अब 50, अगर आपने 50% दोबारा रिकवर किया तो 50 + 50% वुड बी 75, नॉट 100। अगर आप पर 50 का 100% करोगे दैट इज 50, देन अगेन 50 + 50 वुड बिकम 100। तो अगर आपको बेसिकली यहाँ पे तो आप बिलो 100 ही हो ना स्टिल, सो दिस इज वोलेटिलिटी ड्रैग। कि जब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है, आपने स्टार्ट किससे किया, 100 से, आपने 50% लूज किया, 50% लूज किया तो आपकी अमाउंट आ गई 75। 50% लूज किया तो आपकी अमाउंट आ गई 50। 100 - 50% इज 50, है ना। अब 50 को मैं 100 पे कैसे लेके आऊं, जब 100% रिटर्न होनी चाहिए, पर यहाँ पे मेरा गेन अगर 50% हुआ तो मैं यहाँ पे 75, मतलब जितना गिरा उतना ही बढ़ा, तो मैं सिर्फ 100 से फिर भी लो हूँ। तो अगर मैं 50% गिरा तो इसका डबल, यानी कि 50 + 50, 100% अगर बढ़ेगा, 50 + 100% विल बिकम 100। तो यू डो नॉट नीड, अगर 50% कोई चीज़ गिरी है तो उसका डबल बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। अगर मेरा सिंपल से एग्जांपल है, 20% पहला साल की रिटर्न थी, दूसरे पर्सन 10% नेगेटिव हो गया, तो अगले साल अगर मेरे को इस 10% लॉस को रिकवर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10% गिरा सिर्फ 10% से ही ऊपर होगा तो मैं तभी मेरा लॉस रिकवर होगा, नो। इसको मेरे को 20%, 2 टाइम्स उतना डबल बढ़ना पड़ेगा ताकि मेरा पुराने साल का लॉस क्या हो, रिकवर हो पाए। ठीक है, दिस इज वॉलेटिलिटी ड्रैग, कि अगर गिरता है तो उतने % बढ़ने से मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रिकवर नहीं होता है, उसके डबल बढ़ने से मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रिकवर होके चलेगा। ठीक है, ये तो एक तो सिंपल एग्जांपल दे दी मैंने आपको, है ना। द डिफरेंस जो होता है दैट इज ड्यू टू द वोलेटिलिटी, कि 100 से मैं सिर्फ 100 से जब 50% गिरा तो वो 50 पे आया, और अगर बढ़ा तो वो 75 पे आया। जो डिफरेंस है दिस इज ड्यू टू द वोलेटिलिटी। क्योंकि 50% घिरा और 50% ऊपर बढ़ा, बात तो सेम होगी ना, -50 + 50 कट हो गया, आंसर इज नो। ज्योमेट्रिक में ऐसे, ज्योमेट्रिक असली बताता है ना, तो ऐसे इसीलिए इसको 75% हमने कर दिया। ठीक है, सो अप्स एंड डाउन्स सिमेट्रिकली कैंसिल नहीं होते हैं, फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाती है लॉन्ग टर्म में। ओके, क्लियर हुआ इतना, परफेक्ट। सो हाई वोलेटिलिटी का मतलब है, यहीं पे लिख लो, हायर वोलेटिलिटी, हायर वोलेटिलिटी का मतलब है लोअर ज्योमेट्रिक रिटर्न, अरिथमेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन, लगे क्या होगा, डिफरेंस इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ द वेरिएंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड केयर अबाउट द, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को किसके साथ मैटर होना चाहिए, हमेशा और हमेशा ज्योमेट्रिक रिटर्न के साथ मैटर होना चाहिए। ओके, सो क्या समझे अभी, हम समझे मैम कि एवरेज रिटर्न देखने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ओवर स्टेट कर देता है, लेकिन एक्चुअल पैसा हमारा कंपाउंड होता है। यस, सो और वॉलेटिलिटी और कंपाउंडिंग वॉलेटिलिटी को पसंद नहीं करती है, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना ही लोअर ज्योमेट्रिक रिटर्न होगा। सो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी का मतलब हाउ मच रिटर्न मूव अप, हाउ मच रिटर्न मूव basically down. So if returns are stable 10%, 10%, 10% स्टेबल होंगी तो लो वोलेटिलिटी होंगी। सो लो वोलेटिलिटी का मतलब है हाई ज्योमेट्रिक मीन, है ना, क्योंकि स्टेबल है ना, इतना लॉसेस में हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर इतने लॉसेस में नहीं जाएंगे तो उतनी हमें उछाल कम मारनी पड़ेगी अपने लॉसेस, अपने हाँ लॉस को रिकवर करने के लिए, है ना। तो जैसे सपोजिटली 9% है, लिख लेना इसको, 10% है, कर दिया रिस्पॉन्ड इसने। ठीक है, रिटर्न अगर 9% है, 10% है, 11% है, 10% है, सो इसका मतलब है दिस इज वेरी स्टेबल, ये तो बहुत स्टेबल है। ओके, वेरी स्टेबल, हार्डली मूविंग फ्रॉम एन एवरेज, सो देयर इज लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी
LITY, लो वोलेटिलिटी, ठीक है। और अगर मेरी रिटर्न पहले साल 25% है, दूसरे साल -15% हो गई, 30% हो गई, -20% हो गई, तो इसका मतलब है लार्ज अप्स एंड डाउन्स है ना। एक बारी नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है। सो इट मीन्स देयर इज हाई वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी का मतलब लॉस नहीं होता है, इट मीन्स अनसर्टिनिटी इन रिटर्न। पता नहीं मैं इस साल प्रॉफिट कमाऊँ कि ना कमाऊँ, ठीक है, बट हाई वोलेटिलिटी इंक्रीजेज द रिस्क। ओके, सो इन CFA बेसिकली हम वोलेटिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो वोलेटिलिटी हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स के साथ पढ़ के चलते हैं। और ये वोलेटिलिटी क्या मेजर करता है? मेजर डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न फ्रॉम मीन। अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हायर वोलेटिलिटी रहती है। और वोलेटिलिटी का मतलब कितना रिटर्न ऊपर नीचे हो रहा है। अगर रिटर्न स्टेबल है, कम वोलेटिलिटी। अगर रिटर्न बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स हाई वोलेटिलिटी, ठीक है। समझ लगे? ज़्यादा वोलेटिलिटी का मतलब है फ्यूचर रिटर्न अनसर्टेन होने के चांसेस है, कंपाउंडिंग वीक हो सकती है मेरी बिकॉज ऑफ द लो रिटर्न्स, है ना। नेगेटिव रिटर्न्स, कंपाउंडिंग का बेनिफिट खत्म, 0.55% आया था, ज्योमेट्रिक रिटर्न क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड एज अ इन्वेस्टर आई रिटर्न मेरी ज्योमेट्रिक मीन से मेजर होती है, तो मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो, वोलेटिलिटी क्या हो? कम हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर, सो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। An analyst observe annual rate of return for a hedge fund period 2008 to this। 2008 में रिटर्न कितनी है? 22%। 2010 में कितनी रिटर्न है? 11%। सो 2009 में यहाँ पे लिखो -25%। मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे लिख के चलो 25%, -25%, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 0.52% निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो 1 + 0.22, दूसरे साल नेगेटिव है तो 1 - 0.25, तीसरे साल प्लस है तो 1.11। तीनों को प्लस करके कितने साल का है? 1 / 3 -1 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन, है ना। यही तो मैंने बढ़ाया था। स्टेप नंबर 1 क्या है? 1.22, 0.75, 1.11। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे 1 के साथ। पहले 1/3 करना है, पावर सॉल्व करनी है, अंडर द रूट, क्यूब रूट है ना यहाँ पे, पहले क्यूब को सॉल्व करो, -1। आई होप आपको कैलकुलेटर चलाना आता है अब, है ना। ज्योमेट्रिक मीन कितने आएगा? 0.52%। परफेक्ट। सो हमने अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा हायर रिटर्न देता है, हमने देखा, है ना। और एक्चुअल कंपाउंडिंग रिटर्न हमें कितनी मिल रही है? 0.52%। यहाँ पे भी चेक कर ले, एवरेज रिटर्न कर लेते हैं। तो 22 - 25 + 11 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? 22 - 25 - 3 + 11 - 3 is 8 divided by, so 8 3 2.67%। देखो ओवरस्टेट कर दिया ना इसने। ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में रिटर्न कितनी दे रहा है? एक्चुअल में तो एक्चुअल में तो 5.2% है, और अरिथमेटिक मीन भाई साहब बोल रहे हैं कि 2.67% है, तो यहाँ पे गलत हो गया। सो एक्चुअल कंपाउंडिंग रिटर्न इज ओनली 0.52%। वाई? बिकॉज -25% लॉस डैमेजेस कंपाउंडिंग। -25% के लॉस ने कंपाउंडिंग को हैविली लॉस ने डैमेज कर दिया कंपाउंडिंग को, ठीक है। नाउ कम्स द फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज हार्मोनिक मीन के बारे में है। मैंने
बताया है हार्मोनिक के बारे में भी, ठीक है। हार्मोनिक मीन इज डिफरेंट, बहुत अलग है ये। क्यों? और इसको यूज़ कब करते हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि इट इज़ यूज्ड व्हेन, पहले इसको रिमूव कर ले। आई होप आपने नोटिंग कर ली होगी, समझ लग रहा है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन इक्वल मनी इन्वेस्टेड ईच पीरियड। हम हर साल, जैसे मैं हर महीने सपोजिटली 25,000 रुपये गोल्ड में लगा के चलती हूँ, तो 25,000 रुपये का मतलब मैंने इक्वली मनी इन्वेस्ट करा ईच पीरियड। अब तुम्हें चाहिए एवरेज प्राइस पर शेयर, तो दैट इज, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन CFA, CFA में ये बहुत ही, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एवरेज कॉस्ट चाहिए। तुम इक्वल अमाउंट डाल के चल रहे हो, तुम्हें एवरेज, जैसे हम हर महीने अगर शेयर लेते हैं ना, तो जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चे, उनको पता है, आपने अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है तो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डीमैट अकाउंट हम आपका खुलवा देंगे। सो इक्वल मनी आप इन्वेस्ट करके चलिए, आपको एवरेज प्राइस पर शेयर चाहिए, तब आप हार्मोनिक मीन को यूज़ करके चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्ट या योर नैया सचदेवा मैम इन्वेस्ट एवरी मंथ 25,000, ठीक है। सो व्हेन द प्राइस, अब गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सिमिलरली मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करा इन द शेयर अशोक लीलैंड। जब मैंने इन्वेस्ट किया, सपोजिटली उसका प्राइस 213 था, फिर मैंने जब लिया तो 200 था, फिर 188 था, तो मुझे एक एवरेज प्राइस चाहिए कि कितना होगा। ओके, सिंस मनी इज इन्वेस्टेड सेम ईच टाइम, सो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको काटो और लिखो, n अपॉन 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x3, where n stands for number of prices. Calculate the average cost with the harmonic mean, ठीक है। An investor purchase 1,000 of the mutual funds share each month. Last 3 months the prices paid per share is 8, 9, 10. What is the average cost per share? तो average cost निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। तो कितने मंथ्स का बोला उसने? 3 मंथ्स का, तो ऊपर 3। प्राइजेस कितने पे किए? 1 डिवाइडेड बाई 8, 9, 1 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास एवरेज प्राइस आ गया 8.926 का, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज प्राइस वी गेट। टू कैलकुलेट, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? 1,000 के डिवाइडेड बाई 8, 1,000 क्या था? टोटल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 8 क्या है? प्राइस। सो इट विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स वी गॉट, है ना। 1,000 डिवाइडेड बाई 9, तो हाउ मेनी शेयर्स वी गॉट? 1,000 डिवाइडेड बाई 10, 100 शेयर्स वी गॉट, सो 336.11 शेयर्स। एवरेज प्राइस कितना है? 3,000 हमने टोटल लगाया, नीचे कितना आया? 336 आया। एवरेज प्राइस कितना आ रहा है? 8.926। अनदर वे टू कैलकुलेट 8.926 इज यूज द हार्मोनिक मीन। यूज द हार्मोनिक मीन। सो शेयर परचेज निकालने का ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये शेयर परचेज निकालने का फॉर्मूला यूज़ हुआ है कि मनी को हमने डिवाइड किया है विद द प्राइस। अगर लो प्राइस होता है तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का लो प्राइस होगा तो ज़्यादा चीज़ आ जाएगी, है ना, मोर शेयर्स आ जाएंगे। हाँ, पहले मैम कम पैसे में कितना सारा गोल्ड आ जाता था, अब देखो इतने पैसों में भी कम गोल्ड आता है। सेम लो, अब तो गोल्ड की लैंग्वेज तो बहुत ही इजीली बच्चे समझने शुरू हो गए हैं। तो अगर तो लो प्राइस है तो ज़्यादा शेयर आ जाएंगे, अगर तो हाई प्राइस है तो कम शेयर आएंगे। सो सिंपल एवरेज प्राइस इज रॉन्ग। हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एवरेज, ज्योमेट्रिक में कंपाउंडेड रिटर्न, हार्मोनिक में एवरेजिंग रेशियो, ठीक है। सो हमने इसको एवरेज कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फॉर द प्राइजेज एंड द अर्निंग ईच ईयर इन दिसंबर। सिक्योरिटी एनालिस्ट 10 फेवरेट स्टॉक्स है, काउंट करें। हाँ, 10 स्टॉक्स तो हैं। बिलो द टेबल प्रेजेंट्स द पीईज, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो प्राइस
टू द ईपीएस। तो ऊपर क्या है, प्राइस है, नीचे क्या है, अर्निंग है, ईपीएस है। ठीक है, ओके है। करते हैं। तो स्टॉक 1 का पीई है इतना, सबको टोटल मार लो, सबका टोटल कर दो, मतलब टोटल टोटल प्राइस अर्निंग प्राइस अर्निंग प्राइस अर्निंग टोटल 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 कर लो, करो। सो हमेशा ध्यान रखना कि अरिथमेटिक मीन जो प्राइस अर्निंग को हमेशा इक्वली ही ट्रीट करके चलता है, ठीक है। बट इन पोर्टफोलियो टोटल प्राइस अपॉन टोटल अर्निंग स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्मोनिक मीन की तरह बिहेव करके चलता है, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ द अरिथमेटिक मीन फॉर द पीई यू ओवरस्टेट द वैल्यूएशन। अरिथमेटिक मीन जहाँ यूज़ होगा तो ओवरस्टेट होगा। हार्मोनिक मीन एक्चुअल गिव्स द लोअर वैल्यू, और हार्मोनिक मीन हमेशा ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन होता है। सो वेन एवर डेटा इज इन द डिनोमिनेटर यूज द हार्मोनिक मीन, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन निकालो, सबको प्लस कर दो, 22.29, 15.43 एंड 10 चेक करो 121.48 बिकॉज वी हैव 10 स्टॉक्स, तो हमने किया 12.148% आ गया। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन पीई फॉर दीज 10 स्टॉक्स। तो हमें 10 स्टॉक्स का निकालना है। सिमिलरली हमने क्या किया, 22.29। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 15.54। नेक्स्ट पे लिखो 15.54। फिर ऐसे ही सबको, मतलब जितनी सारी रेशियोज है ना, 22.29 को मल्टीप्लाई करो 15.54 के साथ, मल्टीप्लाई करो 9.38 के साथ, 15.12, देन 10.72, देन 14.57, देन मल्टीप्लाई 7.20, मल्टीप्लाई बाय 7.90, मल्टीप्लाई बाय 10.34, मल्टीप्लाई बाय 8.35। जो भी आंसर आएगा उसको अंडर द रूट 1/10 करना है। जो भी आंसर आएगा उसको 1/10 करोगे, फिर -1 कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। फिर हमने निकालना है हार्मोनिक मीन, है ना। तो ऊपर क्या रखेंगे, 10, 1 डिवाइडेड बाय 22.29, ऐसे ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। मैम करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। एंड देन यू विल गॉट 10.8142। सो सिंपल, वेरी इजीली वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब आपने इस सम को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज़ थोड़ी कम करना, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर माय डियर CFA फ्रेंड्स।